हेलो एवरीवन। हाँ जी, सब कैसे हो भाई? ओके। और आज जो हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया सेक्शन हमारे सिलेबस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को क्या लगती है, मुश्किल लगती है। ठीक है, बट कुछ नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स जस्ट एक ही प्रिंसिपल के ऊपर हम बेस है, अप्रोक्सीमेशन। और आप देखो कि ट्राई करके देखो, जैसे ऑप्शंस होती हैं ना हमारे पास, क्वेश्चन में ऑप्शंस आती हैं, 4 ऑप्शन आती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो सीधे ऑप्शन फिल करके देखते हैं और जो सेटिस्फाई कर जाए ऑप्शन, उसको हम मतलब वो सही आंसर है हमारे लिए। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, ट्राई करके देखो, जो भी सही बैठ जाए वो ठीक है। क्लियर है? ठीक है जी। तो अभी क्या है कि जो कुछ चांसेस हैं कि हमारे पास पेपर कि विद इन 1 और 1.5 मंथ या 2 मंथ में हमारे पास पेपर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास टाइम है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो गया है, कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने जो ऑप्टिक्स है, ठीक है, वो ही इतना टाइम लग के हमारे पास 12 और 13 लेक्चर्स हो गए उसी के ऊपर। ठीक है, तो उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, आज तो मैं क्या कर रही हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैं क्या कर रही हूँ, डिस्कस करवा रही हूँ आपको। ठीक है, आज से आपको क्या कर दिया जाएगा, एक टॉपिक बता दिया जाएगा। ठीक है, कल उस टॉपिक के बेस ऊपर हम सीधे क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। तो हम अपना टाइम थ्योरी पे ना वेस्ट करते हुए, डेरिवेशंस पे ना वेस्ट करते हुए, आपको क्या करना है, जस्ट मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा एक दिन पहले, उसको आपने क्या करना है, जस्ट रीड आउट करना है फ्रॉम द बुक। ठीक है, और उसके ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं, नेक्स्ट डे उसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ क्या किया जाएंगे, आपके साथ शेयर किया गया जाएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो मेरे से थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज an object approaches the speed of light, its mass becomes, as an object approaches the speed of light, कहते जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट है कोई भी, अगर उसका मास स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, मास नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गई, एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी, तो उसका मास के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मीन्स हमारे पास क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि m जो हमारे पास वेलोसिटी है, v इज कंपेरेबल टू c, v इज कंपेरेबल टू c। ठीक है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम v को क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, तो हम मास देखेंगे कि हमारे पास जो मास है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हमारे पास मास का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू m0 √1 माइनस v²/c²। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। जो m0 होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेस्ट मास। m0 हमारे पास क्या होता है, रेस्ट मास। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी बात डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पार्टिकल है जिसका हम बोलते हैं कि रेस्ट मास 0 होता है। कौन सा पार्टिकल है, गेस कीजिए। कि हमारे पास, मैंने पीछे जो डिस्कस करवाए थे क्वेश्चंस, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, और जो लाइट है उसी पार्टिकल से बनती है। कौन सा पार्टिकल है वो, फोटोन।
कौन सा पार्टिकल है? फोटोन। फोटोन का हमारे पास रेस्ट मास क्या होता है? 0। एंड लाइट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, लाइट मेड अप फ्रॉम फोटोन्स। क्लियर? ठीक है जी। तो जो एम नोट है वो हमारे पास क्या है? रेस्ट मास। एंड एम इज रिलेटिविस्टिक मास। एम हमारे पास क्या है? रिलेटिविस्टिक मास है। और एम नोट क्या होता है हमारे पास? रेस्ट मास। क्लियर? अब हम इस रिलेशन में पुट करेंगे। एम क्या है? एम का फॉर्मूला क्या है? एम इज इक्वल टू एम नोट ओवर 1 अंडर रूट में क्या है हमारे पास? 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। इफ v इज इक्वल टू सी पुट करते हैं डिनोमिनेटर में, v इज इक्वल टू सी पुट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास v और c क्या हो जाएगा? ये चीज़ क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो 1/0 क्या होता है हमारे पास? इन्फिनिटी। ठीक है जी। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इट मीन्स जो हमारा मास है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। किस केस में हो जाएगा? जब हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है तब उसका मास क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी? डी ऑप्शन। कौन सी आएगी राइट ऑप्शन? दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड, अगर हमारे पास जो सन है वो हमारे पास एनर्जी रेडिएट कर रहा है, किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है। व्हाट इज द रेट एट विच मास इज डिक्रीजिंग? क्या रेट, किस रेट पे हमारे पास जो मास है वो डिक्रीज करेगा? ठीक है। हमने आइंस्टाइन का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन का बहुत अच्छा हमारे पास एक लॉ है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है। दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे कि अगर हमारे पास एनर्जी रेडिएट हो रही है किसी चीज़ में से तो उसका क्या हो रहा है? उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो किस रेट से मास डिक्रीज हो रहा है? तो इस फॉर्मूला में हम देखेंगे E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर में, तो हमारे पास डेल्टा m की वैल्यू क्या आ जाएगी? E/c स्क्वेयर। E की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4 × 10⁻26 ओवर c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 × 10⁸। ठीक है। सॉरी मैंने गलती किया, 3 × 10⁸। इसका हमने क्या करना? होल स्क्वायर करना है। ठीक है। जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.44 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है जी। क्लियर? क्या है? एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं कि अगर सन इस रेट से एनर्जी हमारे पास रेडिएट कर रहा है तो उसमें जो मास का चेंज आएगा वो मास किस रेट से डिक्रीज होगा? तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करके हमारे पास जो m आ जाएगा और डेल्टा m आ जाएगा। डेल्टा m हम क्यों लिख रहे हैं? दैट इज चेंज। ठीक है। डेल्टा किसको डिनोट करता है? चेंज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मीन्स इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर? तो आपके पास डेल्टा m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.44 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकेंड। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज STR, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन। कहते हैं जो आइंस्टाइन हमारे थ्योरेटिकल फिजिस्ट,
हाँ जी, और जो आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR, ठीक है जी, STR ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही। इसके ऊपर एक अलग बुक है, ठीक है, कभी टाइम मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है एक्चुअली, इसमें डिस्कस क्या होता है कि हमारे पास कि मान लो एक सिंपल सी एग्जांपल होती है कि अगर हम बाहर खड़े हैं और एक बंदा बाहर खड़ा है और एक बंदा ट्रेन में है, ठीक है, तो अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर वो बाहर नोट करता है और वो ट्रेन में नोट करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। मीन्स किसी के अकॉर्डिंग तो कोई चीज़ रेस्ट पे है, बट किसी और व्यक्ति के अकॉर्डिंग वही चीज़ क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो जो रिलेटिविटी है चीज़ों की, ठीक है, तो उसको स्टडी करता है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत ही ऑसम थ्योरी है, कभी भी टाइम मिले जरूर फ्री टाइम में इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस STR लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक है, किस में हमारे पास फॉर्मुलेट होते हैं, किस चीज़ के ऊपर फॉर्मुलेटेड हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड ऑप्शन है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, सी ऑप्शन है बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, डी ऑप्शन है क्वांटम स्टेट, ठीक है। तो जो आइंस्टाइंस STR है इसमें वो बोलता है, सर ने बोला है कि जो हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स हैं कैन बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो लेते हैं जिसमें हमारे पास न्यूटन के सभी लॉ ओबे होते हैं, क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आएगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर, ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइंस्टाइन्स रिलेशन E² माइनस P² C², E² माइनस P² C² इज इक्वल टू, अगर किसी ने अभी क्वांटम पढ़ी है, BSc अभी ही की है, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई, 1-2 साल हुए, और किसी को हो सकता है तब का भी याद हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार हम आर्टिकल करते वक्त यूज़ भी करते हैं। E² माइनस P² C² इज इक्वल टू क्या आता है, इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, m0 C², फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन m0² C⁴, थर्ड ऑप्शन m0 C⁴, फोर्थ ऑप्शन दैट इज m0² C�6। क्या आएगा देखिए, इसको हम थोड़ा सा डिराइव ही कर लेते हैं, ठीक है। E² माइनस P² C² इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला क्या होता है mc², क्या होता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या होता है mc², इसमें पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा m² C⁴ माइनस P क्या होता है मोमेंटम, ठीक है, P की वैल्यू क्या होती है मास इनटू वेलोसिटी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा m² V², C² तो साथ में है ही, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि जो ये वाला रिलेशन है m0 की टर्म्स में है, मीन्स रेस्ट मास की टर्म में है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है m है, दैट इज रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास को रेस्ट मास से कैसे रिलेट करते हैं, हमारे पास एक अच्छा सा रिलेशन है, वो क्या है m इज इक्वल टू m0 ओवर डिनोमिनेटर में √1 माइनस V² C², क्लियर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर देंगे m की जगह पे, m इज इक्वल टू m0 ओवर √1 माइनस V² C², तो हमारे पास E² माइनस P² C² का सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगा m0² C⁴,
एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, दैट इज सेकंड ऑप्शन, एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो इसको सीधे भी अगर आप लर्न करना चाहते हो कर ही लीजिए, ठीक है। तो क्या है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। क्लियर जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ फ्रेम हैज 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड टी हम पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन भी पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन भी पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन भी पढ़ते हैं, n डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रही है, जो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, कहते हैं हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड टी, ठीक है, इज रेफर टू, ये कौन सा फ्रेम है। इसमें मोस्टली ही गलती करोगे आप, क्यों, देखते हैं कैसे। जैसे एक्स वाई जेड बोल देते हैं तो इसको 3 डायमेंशन बोल देते हैं, एक्स वाई जेड को हम क्या बोल देते हैं 3 डायमेंशन बोल देते हैं, ठीक है। और एक्स वाई जेड टी को फिर आप क्या बोलोगे 3, और टी ये एक साथ में एक और ऐड हो गया, तो आप कौन सा फ्रेम बोलोगे, 4 डायमेंशन बोलोगे, क्या बोलोगे, 4 डायमेंशन बोलोगे। बट नहीं, मोस्टली ही आप ऐसे करोगे, एक्स वाई जेड टी को 4 डायमेंशन बोल दोगे। क्यों, क्योंकि आप सोचोगे कि एक्स वाई जेड 3 वाला तो 3 डायमेंशन हो गया और टी साथ में ऐड हो गया तो 4 डायमेंशन बन गया भाई। बट ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड टी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास एक स्पेशल फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फ्रेम कौन सा है, कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन कौन कौन सी है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्पेस टाइम रेफरेंस, 4 डायमेंशनल प्लेन। 4 डायमेंशनल प्लेन तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये नहीं है, ठीक है, 4 डायमेंशनल प्लेन तो मैंने पहले ही कह दिया ये नहीं है। अब इनर्शियल फ्रेम है, नहीं, उसमें ओनली एक्स वाई जेड आते हैं। नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल में क्या है, इनर्शियल में हमारे पास, और नॉन इनर्शियल में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि नॉन इनर्शियल है इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बट इनर्शियल फ्रेम में वैसे नहीं होता, उसमें हमेशा हमारे पास न्यूटन जो लॉ है जो वो वाली वो भी करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन भी कट होगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन रहेगी, कौन सी ऑप्शन बाकी बच गई, दैट इज सी, स्पेस टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो एक्स वाई जेड टी वाला, एक्स वाई जेड टी वाला हमारे पास 4 डायमेंशनल नहीं है, याद रखना इस बात को। क्या है, एक्स वाई जेड टी वाला कौन सा फ्रेम है हमारे पास, स्पेस टाइम रेफरेंस, स्पेस टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, अ मैन वेज 60 kg ऑन अर्थ, वेज 61 kg ऑन अ रॉकेट। एक आदमी है, उसका भार अर्थ पे कितना है, 60 kg का है, और अगर वो रॉकेट पे होता है तो उसका 1 ग्राम बढ़ जाता है, 61 kg हो जाता है। एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर ने, चाहे मेरे जैसे चलते फिरते ने ऑब्जर्व कर लिया भाई, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, अब स्पीड ऑफ रॉकेट क्या है, देखो उसका मास बढ़ रहा है तो उसका मतलब कुछ क्या फ़र्क हो पड़ा कि उसकी जो रॉकेट है उसकी स्पीड बड़ी होगी। अब क्या है, रॉकेट की स्पीड क्या है, वही तो हमने निकालनी है, ठीक है जी। इसकी जो स्पीड है वही तो हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, मास वाला कोई ना कोई रिलेशन तो आपको याद ही होगा ना, कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, हमारे पास एक बहुत ही मास को, 2 मासेस को रिलेट करता है, रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू m नोट अंडर रूट में, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर जी, यहाँ पे m को पुट कर देंगे 61, m नोट को पुट कर देंगे 60, ठीक है। और c की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमने क्या निकालना है, v। अब v आप खुद निकालेंगे, थोड़ा सा हाथों को हिलाइए, इनको मोशन में लाइए, मोशन नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगी जी,
ठीक है जी, तो हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और यहाँ से v की वैल्यू निकाल कर मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 1 × 10⁻⁻17 जूल इज मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी। ठीक है, हमने मोमेंटम निकालना है फोटोन का और उसकी एनर्जी हमें इतनी दी हुई है, तो हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे? आपको कुछ हिंट है? एनर्जी और मोमेंटम को कोई रिलेशन ऐसा जो इन दोनों क्वांटिटीज़ को रिलेट करता हो, ई और पी को। सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए, कौन सा रिलेशन है जो ई और पी को करता है हमारे पास? याद आया कुछ? हमारे पास रिलेशन होता है E = PC। E = PC। E की वैल्यू आपको दी हुई है 1 × 10⁻⁻17 जूल। क्लियर? ठीक है, P की वैल्यू हमने निकालनी है, C की वैल्यू हमें पता होती है 3 × 10⁸। ठीक है जी, तो अब इसमें से हमारे पास P क्या आ जाएगा? P = E/C। क्लियर? E की वैल्यू कितनी है? E 1 × 10⁻⁻17 3 × 10⁸। ठीक है, 1/3 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3.33 जैसा आएगा। ठीक है, ऐसे ही आता ना। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन कौन सी आएगी? हमारे पास राइट ऑप्शन आएगी बी। एक बार आप फिर भी कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? ठीक है जी, बस मेनली हमें किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे। E = PC। E = PC। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब फिर आगे आइंस्टाइन सर बोल रहे हैं कि मेरी स्पेशल STR को पढ़ो। विच ऑफ दी सब्जेक्ट इज हैवीएस्ट। अब बोल रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन बताई हुई हैं, इनमें से बताइए भी कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, कौन सा भारी है, उठाना मुश्किल ना हो जाए कहीं आपको। देख लो, बाहर देख के भी फिर उठाना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है m0 है। ठीक है, मास क्या है? m0 है और v की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 0.5 c। सेकेंड वाले में 2 m0 मास है, वेलोसिटी क्या दी हुई है? 0.4 c। थर्ड वाले में 3 m0 है, वेलोसिटी दी हुई है 0.1 c। फोर्थ वाले में 0.5 m0 है, 0.7 c। अब हमारे पास फिर मास कैसे निकालेंगे? m0 दिया हुआ है और m कैसे निकालेंगे? हमें रिलेशन याद है भाई, अच्छे से याद है, हम नहीं भूले अभी भी, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इसलिए हम नहीं भूले। m = m0 √1 - v²/c²। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और v की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू क्या दी है? 0.5 c। यहाँ से इन चारों ऑप्शन में से हम m निकालेंगे और देखेंगे भी कौन सा पार्टिकल हैवी है। ठीक है जी, क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ठीक है जी, क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। सोचते थे कि अर्थ के अराउंड कोई मीडियम है, बट ऐसा नहीं पाया गया था। यही रिजल्ट हमें मिला था। सोचा था कि अर्थ के अराउंड कोई ना कोई मटेरियल है, मीडियम है। ठीक है, जिसको बोला था उन्होंने एक अजम्पशन के तौर पे बोला था कि ईथर है शायद वो, बट ऐसा नहीं था, नहीं मिला। अर्थ के अराउंड कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिजल्ट था हमारे पास? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। कहते हैं सभी के सभी लॉज हैं जो फिजिक्स के, वो चेंज ही नहीं होते, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक जैसे ही रहते हैं। सेकेंड है लाइट प्रोपेगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कहते हैं जो लाइट है अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। सी ऑप्शन है ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। अर्थ ईथर जैसा कुछ भी नहीं देखा गया,
ईथर की, जैसे ईथर की जो प्रॉपर्टीज उन्होंने अजम्प्ट की थी, सोचा था कि सपोज की थी ऐसी होंगी, वैसी नहीं मिली। डी ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। जो लाइट की वेलोसिटी होती है फ्री स्पेस में वो कांस्टेंट होती है। तो जो माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो हमारे पास रिजल्ट देखने को मिला था वो क्या था, ईथर के रिलेटिव था। तो सबसे पहले तो ईथर वाली ऑप्शन ही उठा लीजिए। कौन सी ऑप्शन है, सी, ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। क्लियर। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी, बी, सॉरी बी ऑप्शन नहीं राजे, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने परफॉर्म किया था उसमें कौन सा हमारे पास डिवाइस यूज़ किया था, टेलीस्कोप किया था, प्लेन ग्रेटिंग यूज़ की थी, इंटरफेरोमीटर यूज़ किया था या प्रिज्म यूज़ किया था। आपको अंदाजा तो थोड़ा सा दिमाग में तो आ ही गया होगा, कौन सा क्या था, कौन सा था, क्या ये चीज़ यूज़ की थी। हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी पढ़ा था ना, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि एक तो 2 मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला मिरर होता है वर्टिकल वाला, उसको हम शिफ्ट भी करते हैं डी डिस्टेंस पे, फ्रिंजेस भी मिलती है हमें अलग अलग टाइप की, ठीक है। तो एक माइकलसन जला जो इंटरफेरोमीटर है इसमें हमें अलग अलग शेप्स की जो फ्रिंजेस है वो मिलती है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ था, इंटरफेरोमीटर, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर। ओके जी, हाउ मच शिफ्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इन माइकलसन एक्सपेरिमेंट। मोर्ले एक्सपेरिमेंट में कितनी शिफ्ट ऑब्जर्व की गई थी। देखिए क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कितनी शिफ्ट ऑब्जर्व की गई थी माइकलसन एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट ऑप्शन है 0.01, सेकेंड ऑप्शन है 0.02, थर्ड ऑप्शन है 0.03 और डी लास्ट ऑप्शन है 0.04। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी ऑप्शन। क्या है, डी ऑप्शन, दैट इज 0.04। माइकलसन वाले एक्सपेरिमेंट में कितनी शिफ्ट ऑब्जर्व की गई थी, 0.04। क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट है द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मैंने पहले भी बोला है कि माइकलसन वाला जो इंटरफेरोमीटर था उसमें अलग अलग शेप की हमारे पास फ्रिंजेस बनती है, ठीक है। डिफरेंट शेप की फ्रिंजेस हमें मिल सकती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। तो इसमें जो इक्वल इंक्लिनेशन वाली हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल इंक्लिनेशन फ्रिंजेस, ऐसा बोलेंगे, इसको ऐसा बोलते हैं जो मिलती है जो फ्रिंजेस। बी ऑप्शन है माइकलसन फ्रिंजेस, सी ऑप्शन है हाइडिंजर्स फ्रिंजेस, फोर्थ ऑप्शन है फेज़ाइर फ्रिंजेस। तो कौन सी ऑप्शन है जो इक्वल इंक्लिनेशन वाली है, आप इसको मत टिक कर देना इक्वल इंक्लिनेशन फ्रिंजेस, नहीं ये गलत है। हमारे पास जो इक्वल इंक्लिनेशन वाली फ्रिंजेस बनती हैं, हमारे पास जो इक्वल इंक्लिनेशन वाली फ्रिंजेस बनती हैं वो है हमारे पास हाइडिंजर फ्रिंजेस, ठीक है। हम टू टाइप्स की पढ़ते हैं फ्रिंजेस। इक्वल इंक्लिनेशन वाली फ्रिंजेस को हम बोलते हैं हाइडिंजर फ्रिंजेस, और जो इक्वल थिकनेस वाली होती हैं, कौन सी, इक्वल थिकनेस वाली जो फ्रिंजेस होती हैं वो होती हैं फेज़ाइर फ्रिंजेस, ठीक है जी। जो 2 टाइप्स की हैं, इक्वल इंक्लिनेशन वाले को क्या बोलते हैं, हाइडिंजर फ्रिंजेस, और इक्वल थिकनेस वाले को क्या बोलते हैं, फेज़ाइर फ्रिंजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मूवेबल मिरर इज शिफ्टेड थ्रू 0.0589 मिलीमीटर mm 200 फ्रिंजेस क्रॉस द फील्ड, व्हाट इज द वेवलेंथ। ठीक है, कहते हैं माइकलसन मोर्ले वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिरर को शिफ्ट किया हमने, कितना शिफ्ट किया, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.0589 और 200 फ्रिंजेस मिल रही है, मीन्स एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 200। तो वेवलेंथ हमें क्या मिलेगी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2D/n, लैम्डा इज इक्वल टू 2D/n। डी की वैल्यू भी हमें पता है, एन की वैल्यू पता है, हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपके पास क्या आंसर आता है 5890 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ए ऑप्शन। जस्ट हमने इस फॉर्मूला को
थोड़ा लर्न करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 2D/n, लैम्डा इज इक्वल टू 2D/n। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन थिन प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। कहते हैं जो दो बीम्स होती हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, उनमें से एक में से हमने एक प्लेट थिन प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है 1.5। ठीक है, तो जो हमें 30 तो फ्रिंजेस मिल रही हैं, मतलब n 30 है। ठीक है, और जो थिकनेस है प्लेट की वो क्या है 0.018 है। तो हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है 2 × म्यू माइनस 1 × t। ठीक है, म्यू क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है n लैम्डा। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 × म्यू माइनस 1 × t। ठीक है, और यहाँ से जब हम सारी वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे हमारे पास म्यू भी दिया हुआ है 1.5। ठीक है, और थिकनेस दी हुई है 0.018। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा क्या आ जाता है 6000 एंगस्ट्रॉम। दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, हमने दो फॉर्मूले इसमें लर्न किया है। एक तो फर्स्ट वाला लैम्डा इज इक्वल टू 2D/n और दूसरा हमने किया है n लैम्डा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 × t। क्लियर जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हेन अ प्लेट ऑफ थिकनेस 0.05 mm इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सेम ही बोल रहे हैं कि जैसे ऊपर था वैसे ही हमने एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, आ शिफ्ट है वो 100 फ्रिंजेस की मिल रही है हमें। ठीक है, मीन्स n 100 है, लैम्डा इतना है, बट इज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट। एज इस फॉर्मूले में हमने पुट करना है। ठीक है, जस्ट हमें अब क्या निकालना है म्यू निकालना है। उसमें हमने लैम्डा निकाला था, इसमें लैम्डा दिया हुआ है, पर हमने क्या निकालना है अब म्यू निकालना है। क्लियर है जी, निकाल लोगे। इसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसका आंसर भी आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर जी, थैंक यू। एंड जो कल है क्वांटम मैकेनिक्स का, कल क्वांटम मैकेनिक्स का हम जो जिस टॉपिक के ऊपर हम कल MCQs डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन वो पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है जी, पार्टिकल इन अ बॉक्स। और उसमें उसके बाद हमारे पास उसके जो आगे आते हैं कि रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल, वो वाला भी, टनलिंग इफेक्ट भी। ठीक है, और वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो उसको एक थोड़ा सा रीड आउट करके आना। हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स 3D ऑसिलेटर भी देखेंगे MCQs उसके ऊपर, तो उसको आपने थोड़ा सा एक इंट्रो लेनी है। ठीक है, उसको डिस्कस करना है, मीन्स अपने आप में कर लीजिए या फिर किसी के साथ या खुद में पढ़ लीजिए। क्लियर है, ठीक है जी। कल उसके ऊपर हम MCQs करेंगे। थैंक यू एवरीवन। एंड अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। थैंक यू।